हाँ, तो बढ़ गया है, मतलब इशू क्या होगा ना, तभी तो बॉन्ड्स का ऑब्लिगेशन बढ़ा, बॉन्ड्स का ऑब्लिगेशन बढ़ा है, मतलब लोगों से पैसा और उधार ले लिया ना आपने। पैसा और उधार लिया होगा ना, तभी तो बॉन्ड्स का बैलेंस बढ़ा है ना। हाय तरुण। हाय साक्षी। हाय सर। लोगों ने कर लिया एग्जाम्पल हेलो सॉल्व। सर। यस सर। अंजलि साथ में है तरुण तेरे। नहीं सर, वो बाहर गई है तो मैं रिकॉर्ड मोड पर डाल रखा है। अच्छा। अर्ची एक बार पलक को पिंक कर लेना, इससे ज्वाइनिंग। अर्ची पलक को कोई पिंक कर रहा है क्या तरुण? सर मैं करती हूँ तुम। हाँ। अक्षिता ने भी ज्वाइन नहीं किया। ये अक्षिता ने भी ज्वाइन नहीं किया। हम्म। कृष्णा का ऐसा हो चुका है, बैटरी की नहीं आई हुई तो था। कैश फ्लो उसकी पोजीशन में आ चुकी है, अक्षता आ गई। क्यों कृष्णा बैठ रही है कैश फ्लो के लिए मेरे साथ, किसका हो चुका है? हाँ, केवल मेरे हिसाब से इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट रह गया था। कैट लॉक है, राशि है।
वाटर का ढक्कन, तेल की वाटर का ढक्कन लगा, खुला छोड़ देती है। देखो उसको बोल मारने को ना। और हाँ, मैं म्यूट पे था, तरुण। I was on a call, so was taking that thing across. Just got free now. We'll start the discussion. Okay. I suppose all of you could have given some bit of time to solve the questions. चलो, किसी का पूरा हुआ नहीं हुआ is a secondary thing, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम देके वो एग्जाम्पल तो देखा, रीडिंग हो गई। हाँ, Yes, sir. ठीक है। सो नाउ फ्रॉम कैश फ्लो पर्सपेक्टिव अगर हम बात करें तो हम तीन एक्टिविटीज में बाइफरगेट कर रहे हैं सारे ट्रांजैक्शंस को, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ग्राउंड्स या क्राइटेरिया क्या है टू क्लासिफाई एनी ट्रांजैक्शन एज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग? ऑपरेटिंग में करंट और करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, कोर एक्टिविटीज की कोर बिजनेस एक्टिविटीज। यानी क्राइटेरिया क्या है, ऑन व्हाट ग्राउंड्स यू सेइंग ये ट्रांजैक्शन ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है? जैसे ओके, लेट मी मेक इट मोर सिंपलर। बैलेंस शीट में करंट एंड नॉन करंट हमने बाइफरगेशन किया एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का, किस बेसिस पे किया? सर पीरियड So साइकिल। specifically criteria मिला मुझे time period, that was 1 year or one operating cycle. हाँ। Within a year one operating cycle current, beyond that non-current, right? So it was a specific criteria. Plus cash flow में भी आप transaction को classify करना, operating, investing और financing. Criteria क्या है? ऑपरेटिंग तो मतलब वही होंगे जो अभी करंट एक्सपेंसेस या कैश कैश ही आएगा बरन, कैश फ्लो में नॉन कैश कुछ भी नहीं, केवल कैश ही आना है उधर। कैश के ट्रांजैक्शन है XYZ, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, उसको उठा के क्लासिफाई कर रहे हो, ये कैश ट्रांजैक्शन, ऑपरेटिंग, ये इन्वेस्टिंग, ये फाइनेंसिंग। ऑन व्हाट बेसिस आर वी क्लासिफाइंग दिस? रीडिंग की थी ना सर? जो कोर बिजनेस का है वो ऑपरेटिंग में। सर जो ऐसा कौन इनकम सी स्टेटमेंट से जो रेगुलर एक्टिविटीज में रेगुलर एक्टिविटीज है वो मतलब रेगुलरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन मानो, जितना रेगुलर होगा
तो इरेगुलर हुआ तो सर जो ऑपरेटिंग में तो फिर तो दो ही क्लासिफिकेशन होंगे, सर रेगुलर है तो एक्स, नॉन रेगुलर है तो वाई। ऑपरेशंस पे लग रहे हैं कंपनी के, वो ऑपरेटिंग में आएंगे, और जिनका पीरियोडिक चलो साइकिल फिर मशीन किसके लिए यूज होती है? मशीन तो सर अगर ऐसा देखे जाए तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए, मशीन किसके लिए यूज होती है? ऑपरेशन के लिए। बट उसको इन्वेस्टिंग आउटलुक क्यों बताते हो फिर? और सर वो मतलब बिगर टर्म के लिए सही, लॉन्ग फिर टर्म क्राइटेरिया क्या है? टाइम पीरियड है। सर मैंने ये देखा था कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में करंट लायबिलिटी आते हैं देखो क्लासिफिकेशन के लिए ट्रांजैक्शन दूंगा ना तो बता दूंगे ये ऑपरेटिंग का वर्ड, इन्वेस्टिंग का फना है। क्राइटेरिया क्लियर नहीं है ना तो फिर मेरे को क्लियर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। एनीबडी ऑनलाइन? अर्ची, तरुण, अक्षता, साक्षी? मैंने क्वेश्चंस में लिखा है। On what grounds do we classify something as operating, investing or financing? Criteria to classify transaction. हाँ जी, अर्ची, तरुण, साक्षी, अक्षता, एनीथिंग? अभी आई एम ऑडिबल राइट तरुण? Yes, sir, you are Yes, sir. audible. बट आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो। So the criteria to classify is what we call as, you look upon to nature of transaction. You look upon the nature of transaction and then based on your assessment on the nature of transaction, you classify it as operating, investing and financing. Sometimes you look upon to regularity of transaction also, and उसके बेसिस पे नेचर डीम्ड मान के चलता है ना। ये नेचर असेसमेंट बड़ा कैसा चीज है? इफ यू गो अबाउट असेसिंग द नेचर, so is it a subjective assessment or an objective assessment? हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव असेसमेंट का डिफरेंस समझते हैं? घट से ऑब्जेक्टिव तो बोला सबने। सर वो एक्सप्लेन करना नहीं आता बट समझते तो हैं। समझाओ ना। सर कोई भी चीज को ऑब्जेक्टिफाई करके अगर हम मतलब ऑब्जेक्टिव असेसमेंट और सब्जेक्टिव असेसमेंट कैसा होता है? तरुण, अर्ची, अक्षिता, साक्षी। अक्षिता अभी एग्जाम चल रही है ना तेरी, कि हो गए कंप्लीट? ये सर चल रही है अभी। ठीक है, पेपर्स कैसे आ रहे हैं? उसमें ऑब्जेक्टिव्स भी है और सब्जेक्ट क्वेश्चंस भी है? सब्जेक्टिव भी है। ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, बट ऑब्जेक्टिव समझते हैं हम कि क्या होते हैं ना। ओके। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी तो दिए होंगे ना। क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव असेसमेंट फिर? वेयर वी गेट ऑप्शंस। ऑप्शंस में नहीं, वो तो फॉर्मेट है। असेसमेंट कैसे होता है? चूज वन ऑफ देम। मतलब बेस्ट आउटकम। so an objective assessment is where there is one answer which is the right answer for everybody. There is only one right answer. This is a finite answer. सर अगर आपने वो नहीं चूज किया तो आपने गलत किया है रिप्लाई। एक ही सही जवाब है जो सबके लिए सेम है। एंड जो थियोरेटिकल क्वेश्चन जिसको सब्जेक्टिव्स बोलते हैं, उसमें क्या कर रहे हो आप? लॉजिक के हिसाब लॉजिक आप अपना व्यू दे रहे हो। अपना लाइफ। हाँ सबका आंसर उसमें अलग अलग हो सकता है। एवरीबडी कैन गिव देयर ओन, दैट्स व्हाई यू डिस्क्राइबिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में एक ही सही आंसर है, आप 10 के 10 के लिए सेम है। सब्जेक्टिव में 10 के 10 उसी चीज का अलग अलग आंसर लिख सकते हो और सभी सही हो सकते हो। दैट्स सब्जेक्टिव। इट इज अप टू यू टू असेस एंड रिस्पॉन्स। तो सब्जेक्टिव असेसमेंट कैसा होता है? वो जाना चाहिए जो हर इंसान के हिसाब से अलग अलग। हाँ नेचर असेसमेंट कैसी चीज है? ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है? सर मतलब हम डिसाइड करके, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अच्छा, पर्सपेक्टिव से ये शुभम बेटा, शुभम का नेचर टू Vinay could be good and to maybe Vasu may not be that good. शुभम वही है ना, तो कैसा है ये? सब्जेक्टिव है, इसमें सब्जेक्टिविटी डलेगी। नेचर असेसमेंट कैसा है? सब्जेक्टिव है। एवरीबडी लुक्स अपॉन टू इट फ्रॉम देयर आई। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि a particular transaction to Vipul might look like operating, but the same transaction could look investing to Vasu, and you might both might be right your own place.
So there is always this confusion कि इसको ऑपरेटिंग में डाले, इन्वेस्टिंग में डाले या फाइनेंसिंग, एटलीस्ट फॉर अ सर्टेन सेट ऑफ आइटम्स को लेके तो रहता ही है ना. एंड इट्स जस्ट नॉट विद इंडिविजुअल्स, इट्स विद स्टैंडर्ड्स आल्सो. So if you've gone through with the reading, let's say there is a line item in for a manufacturing company, interest received या dividend receive हुआ है, कंपनी को इंटरेस्ट मिला या डिविडेंड मिला. यूएस गैप क्या बोल रहा है? दिस इज इनफ्लो अ पार्ट ऑफ. ऑपरेटिंग आईएफआरएस क्या बोल रहा है? इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग. तो क्या नहीं चाहिए वासु भाई, बहुत प्रिसाइज है. खोल रखी है फाइल. हाँ चलो जल्दी से ओपन करो, गो टू दैट कैश फ्लो वाला चैप्टर. यस सर. देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, आईएफआरएस क्या बोल रहा है, यूएस गैप क्या बोल रहा है. ऑपरेटिंग और इन्वेस्टमेंट. सो यूएस गैप बोलता है दैट इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग इनफ्लो. आईएफआरएस बोल रहा है या तो ऑपरेटिंग इनफ्लो ले लो या फिर इन्वेस्टिंग. मतलब यहाँ पे भी कंफ्यूजन है ही ना. आपको क्या लगता है इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड किसका पार्ट होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए? इंटरेस्ट रिसीव्ड. सब दोनों का है यहाँ तक नहीं. हर चीजें पीछे रैशनल भी देना पड़ेगा. बिकॉज मैं अगर ऑपरेटिंग बोल रहा हूँ तो ऑपरेटिंग के पीछे रैशनल क्या है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसका मेन बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का होगा. इंटरेस्ट रिसीव्स उसने कहीं इन्वेस्टमेंट. तो फिर ऑपरेटिंग क्यों बोल रहा है? इन्वेस्टिंग तू बोला ऑपरेटिंग और सर तेरा सबमिशन ऐसा आ रहा है कि इन्वेस्टिंग इनफ्लो लो. व्हाट यू सेड सर, ऑपरेटिंग होना चाहिए. इनसे उसका मेन बिजनेस तो प्रोडक्ट बना के बेचना है, लेकिन इंटरेस्ट तो किसी और चीज से मिल रहा है तो ऑपरेटिंग में ले लूं. ऑपरेटिंग इनफ्लो है, इन्वेस्टिंग इनफ्लो है आपके हिसाब से? क्यों? कहीं से जो अपन ने इन्वेस्ट किया वो. चलो कोई एफडी ली होगी या फिर शेयर्स खरीदे होंगे तो इनिशियल कैश आउटफ्लो इन्वेस्टिंग में. जब इन्वेस्टमेंट किया तो कैश आउटफ्लो इन्वेस्टिंग. अब उससे कोई ट्रेल इनकम हो रही है तो वो इन्वेस्टिंग इनफ्लो का पार्ट. इज दैट द लॉजिक यू वांट टू से टू मी? कि मैंने शुरुआत में जाके एक एफडी खरीदी थी तो वो कैश का आउटफ्लो किस में हुआ? आज उस एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी इन्वेस्टिंग इनफ्लो. या किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे तो इन्वेस्टिंग आउटफ्लो था, आज उससे डिविडेंड मिल रहा है तो इन्वेस्टिंग इनफ्लो. सो इनिशियल आउटफ्लो इन्वेस्टिंग था तो उससे ट्रेल इनकम जो आ रही वो भी. मशीन खरीदते हो तो आउटफ्लो किसका पार्ट है? हेलो. फाइनेंस इन्वेस्टिंग. हाँ फ्यूचर के लिए ना वो. अरे इन्वेस्ट कर रहा है ना तो सपोज तो फोन ही नहीं उठाया मैंने 3 बार लगा लिया. ये बस कैश फ्लो का सब्जेक्टिव है, तेरे को समझ नहीं सेम यार मेरा तो है. समझेगा नहीं. अब वो आएगा उसका फोन तो बताता हूँ, है ना. हाँ इन्वेस्टिंग आउटफ्लो. और मशीन से प्रोडक्ट बना के बेचते हो उससे कैश मिला तो ऑपरेटिंग. तो इन्वेस्टिंग आउटफ्लोज कैन जनरेट ऑपरेटिंग इनफ्लोज. आप बोल रहे थे कि इनिशियल आउटफ्लो इन्वेस्टिंग है तो उससे ट्रेल इनकम आ रही तो वो भी इन्वेस्टिंग हो. मशीन तो इन्वेस्टिंग आउटफ्लो था लेकिन उससे प्रोडक्ट बना के बेचा तो आपने क्या बोला? ऑपरेटिंग इनफ्लो. तो इन्वेस्टिंग आउटफ्लोज कैन जनरेट ऑपरेटिंग इनफ्लोज. So probably you got to look upon it. Is receiving interest as per you a core business operation? का पार्ट. क्या ब्याज कमाना कंपनी का धंधा है? If so, consider that as a part of operating. If not, probably that's the reason I'm considering it as a part of investing. But then if you look upon a company like Infosys, पिछले 30 साल उठा के देख लो, एवरेज 10,000 करोड़ रुपए रखा रखे हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, जिसपे इंटरेस्ट इनकम जनरेट होती है. जीएसटी एंड वीएसटी उनका धंधा क्या है? आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड ऑल प्रोवाइड करता है, बराबर है. बट व्हेन यू लुक अपॉन द बुक्स और यार ये इतना कैश तो मेंटेन करेंगे, ये मान के ही चल लो कि ये अदर इनकम जनरेट करना भी इनका धंधा है ही. तो मैंने क्या मान लिया उसको? डीम्ड ऑपरेशनल. ये धंधा ऐसे ही करेंगे, इनको अदर इनकम जनरेट होनी ही होनी है. ये मेरा पर्सपेक्टिव डेवलप किया मैंने, तो मैंने फिर सब्जेक्टिविटी डाली उसके अंदर, उसको किसका पार्ट मान लिया? शायद ऑपरेटिंग इनफ्लो. सर कंपनी पर डिपेंड करता है. आप पे डिपेंड करता है हाउ डू यू लुक अपॉन टू इट. ट्रांजैक्शन तो वही है.
आप अपने हिसाब से उसको ऑपरेटिंग या इन्वेस्टिंग, ये कंफ्यूजन रहेगा ही। देर इज नो फर्म रिप्लाई टू दिस, क्योंकि ये कैसा है, सब्जेक्टिव है, नेचर असेसमेंट है ना। इंटरेस्ट पेड, अगेन यूएस गैप देखो क्या बोल रहा है, ई बुक भेजी ना, उसके अंदर देखो। डिविडेंड रिसीव है वो रिपोर्टेड एज अरे भाई इंटरेस्ट पेड सुना नहीं क्या? डिविडेंड रिसीव तो बात हो गया ना, अभी क्या बात कर रहे हैं अपन? इंटरेस्ट पेड। यूएस गैप बोलता है ऑपरेटिंग आउटफ्लो, है ना। आईएफआरएस क्या बोल रहा है? या तो ऑपरेटिंग आउटफ्लो ले लो या फिर फाइनेंसिंग। अगेन सब्जेक्टिविटी है, स्टैंडर्ड में कंफ्यूजन है। यूएस गैप बोल रहा है ऑपरेटिंग आउटफ्लो। हाउ डू यू रीड इंटरेस्ट एज एन एक्सपेंस? इंटरेस्ट खर्चा कैसे रीड कर रहे हो आप? क्या इंटरेस्ट का पैसा दिए बिना धंधा कर सकती है कंपनी? सो इट्स अ काइंड ऑफ अ रेगुलर रनिंग एक्सपेंस। उस हिसाब से कहाँ जाएगा? तो उस पे इंटरेस्ट दे रही होगी। वो किसी पे भी दे रही हो, बट ब्याज का पेमेंट करे बिना धंधा कर सकती है? ऑब्वियसली लोन पे देगी ना इंटरेस्ट, तो नहीं दे सकती, बिजनेस नहीं कर सकती। तो अगर इन दैट केस आई एम रीडिंग इट एज अ रेगुलर रनिंग एक्सपेंस, इसको नहीं इंकर करा तो धंधा नहीं कर सकते। किसका पार्ट? ऑपरेटिंग आउटफ्लो, धंधा ही नहीं कर पाएंगे, है ना। नाउ द सेम इंटरेस्ट एक्सपेंस को दूसरे आई से देखते हैं। कंपनी ने इक्विटी का पैसा रेज करा, मतलब शेयर्स इशू करके पैसा रेज किया, किसका पार्ट? फाइनेंसिंग इनफ्लो। उधार का पैसा डेट के थ्रू लेके आए, किसका पार्ट? मतलब डेट इशू करके या लोन वोन लिया, किसका पार्ट? कैपिटल रिलेटेड ट्रांजैक्शन किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग। सो बॉन्ड बॉन्ड इशू करके पैसा लेके आए, वो भी फाइनेंसिंग इनफ्लो। इक्विटी शेयर्स इशू करके पैसा रेज किया, फाइनेंसिंग। इक्विटी वालों को डिविडेंड कमा के दे रही है, किसका पार्ट? डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग आउटफ्लो। तो डेट वालों को इंटरेस्ट कमा के दे रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट पेड वुड बी अगेन फाइनेंसिंग आउटफ्लो। नाउ इफ यू रीडिंग दैट एज अ चार्ज ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट पेड को आप कैसे रीड कर रहे हैं? चार्ज पूंजी पे कमा के दे रहा हूं यार। रेगुलर रनिंग एक्सपेंस कैसे? ट्रांजैक्शन तो वही है ना, इंटरेस्ट पेड। आप उसको रेगुलर रनिंग एक्सपेंस देख रहे हो तो ऑपरेटिंग। चार्ज ऑन कैपिटल, फाइनेंसिंग। एज एन एनालिस्ट कई बार आपका क्लासिफिकेशन एनालिसिस पर्पस के हिसाब से भी डिफर करेगा। ए और बी, दो कंपनी को कंपेयर कर रहा हूं, दोनों में 1 करोड़ की पूंजी लगी है, राइट। और आप ये देखना चाहते हो कि इस 1 करोड़ को यूज करके कंपनी ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना जनरेट कर रही है। बट द डिफरेंस इज, कंपनी ए में पूरा 1 करोड़ इक्विटी का लगा है, कंपनी बी में 1 करोड़ किसका लगा है? डेट और इक्विटी मिक्स। सपोज करो 50% डेट और 50%, मतलब 50 लाख का डेट आया 50। आप क्या देखना चाह रहे हो? कंपनी का मैनेजमेंट 1 करोड़ रुपए को कितना अच्छे से यूज करके कैश जनरेट कर रहा है बिजनेस ऑपरेशन से, बराबर है। अब जो कंपनी ने डेट लिया वो इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी। अब अगर आपने इंटरेस्ट को ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो मान लिया, तो सीएफओ क्या हो जाएगा? कम। और आपको लगेगा कि ये मैनेजमेंट 1 करोड़ को यूज करके कैश कम जनरेट कर रहा है, दूसरी कंपनी के अंदर कैश ज्यादा आ रहा है क्योंकि उसको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं। बट वो इंटरेस्ट दे ही इसलिए रही है क्योंकि उधार का पैसा लेके आया। और जब मैं डिफरेंशिएट ही नहीं कर रहा हूं कि पैसा उधार का हो या इक्विटी का, हम तो ये देख रहे हैं ना कैपिटल पे कितना कैश आया, वो पैसा कहां से सोर्स हो रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है। 1 करोड़ रुपए इक्विटी के हो, डेट और इक्विटी के, इस 1 करोड़ को यूज करके कंपनी कितना कैश जनरेट या मैनेजमेंट कितना इफेक्टिव, देन डोंट कंसिडर इंटरेस्ट एज एन ऑपरेटिंग आउटफ्लो। इंटरेस्ट पेड को फिर क्या लेके जाए? फाइनेंसिंग। तो फिर उसको वहां से उठाओ और किधर डालो? फाइनेंसिंग। सी ये किस पर्सपेक्टिव से रीड कर रहे हैं? एनालिसिस के पॉइंट। एज एन एनालिस्ट मैं क्या आई सेट कर, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्लासिफाई कर दिया कि भाई फॉर मी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कैश ऑन कैपिटल, तो मेरे लिए डेट और इक्विटी सेम है कि अलग है? कैपिटल की बात कर रहे हैं तो डेट और इक्विटी सेम है अलग? सेम। क्या फर्क पड़ता है कि पैसा, अब 4 जने हो, चारों ने पैसा दिया, दोनों इक्विटी दी, दोनों डेट दी, ये जो पूंजी है वो तो पूंजी ही है ना, पैसा तो पैसा ही है। इक्विटी के थ्रू आया,
मैं बोल रहा हूँ 1 करोड़ को यूज करके कितना पैसा जनरेट कर रहा है, ये 1 करोड़ आया कहाँ से, उससे क्या फर्क पड़ना है? वीरेंद्र, क्या हुआ तेरे को? सर मैं नीचे देख रहा था। तो वो छोड़ दे, जब टाइम गया उसको देखने का तो छोड़ दे. यू गेट स्टक एट थिंग्स दैट यू डोंट फाइंड एंड देन यू लूज आउट द डिस्कशन प्रोसेस हियर. यू गॉट टू बी अलाइव. मैं मैं उसी चीज पे अटका हूं, मेरे को नहीं मिला, मेरे को नहीं मिल रहा, मेरे को नहीं मिल रहा, इनको मिल गया, मेरे को नहीं मिला. उससे क्या फर्क पड़ना है, किसी को भी मिला नहीं मिला. आज के डिस्कशन पे फोकस करना. Okay. एंड दिस इज एन ऑनगोइंग थिंग विथ यू. दूसरी तीसरी चौथी बार देख रहा हूं मैं, तू अटक जाता है. फिर अभी जो लाइव डिस्कशन चल रहा है उसमें तुम क्या हो? एब्सेंट हो. Okay. मैं वापस बैठ के ये बात नहीं करूंगा. फिर क्या होगा? भूल जाऊंगा सर मैं। भूलेगा ही नहीं, याद ही नहीं रहेगा, दिमाग ही नहीं चला. कंसेप्चुअल डिस्कशन जब चल रहा है तब आप उसमें अलाइव ही नहीं हो, आप पुरानी चीज में अटके हो. क्या फर्क पड़ता है, उसने ढूंढ के ला के दिया, मैंने ला के दिया, चीज समझ में आ गई. 10 जने बैठे हैं तो 10 जने क्यों बैठने का सबसे बड़ा बेनिफिट है. कोई क्यूरी मेरे दिमाग में नहीं आई, किसी और के दिमाग में आई, तो भी वो क्यूरी. व्हेन 10 माइंड्स आर सिटिंग टुगेदर, नॉट नेसेसरी कि हर चीज आपके दिमाग में है. उससे क्या फर्क पड़ना है, वो डाउट किसी और ने भी पूछा तो वो मेरे लिए तो क्लियर. हो गया। और अगर ये थॉट नहीं रखेंगे लर्निंग का तो फ्लोर बहुत डिफिकल्ट होने वाला है. मेरे को दूसरों के क्वेश्चन से सीखना, दूसरों के रिस्पॉन्सेस से सीखना है ना. व्हाट आई एम रिफरिंग हियर, डेट और इक्विटी में कोई फर्क नहीं जब कैपिटल की बात कर रहे हैं. जब कैपिटल की बात कर रहे हैं, पूंजी के ऊपर कितना कैश जनरेट किया, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो फिर इंटरेस्ट को क्या करें? ऑपरेटिंग आउटफ्लो नहीं माने, किधर लेके जाओ? फाइनेंसिंग. तभी हम सही से असेस कर पाएंगे कि यार 1 करोड़ के ऊपर कैश कितना जनरेट किया. हाँ, अगर आप ये देखना चाहते हो इक्विटी पे कितना कैश जनरेट किया तो फिर इंटरेस्ट पहले पे ऑफ होगा ना. बट उसमें फिर इक्विटी भी अलग होगी ना, एक जगह 1 करोड़ की इक्विटी, दूसरी जगह 50 लाख की. हाँ तो फिर मारो ना इंटरेस्ट को खर्चा. हाँ फिर वही सारे खर्चे काट के इक्विटी के लिए कितना आया. मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है तो नेट इनकम ले रहे हो आप, तो समझ में आ रहा है ना, उसके पहले के सारे खर्चे इंटरेस्ट इंटरेस्ट भी माइनस कर दिए. बट अगर पूंजी की बात कर रहे हो तो ब्याज को खर्चा मत मानो फिर. एंड ये एनालिसिस के हिसाब से. सो ऑल आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज, ये कंफ्यूजन हो सकता है, बट देन इसका कोई गो टू रिस्पॉन्स नहीं है कि यही सही है. आप अपना व्यू के हिसाब से लग रहा है ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग लो, इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग, बट यू गॉट टू हैव अ रैशनल बिहाइंड वेयर एवर यू आर क्लासिफाइंग इट. आपका उसका एक रैशनल या लॉजिक होना, चाहिए। नॉट नेसेसरी कि आपका रैशनल एंड आई ऑफ लुकिंग एट इट एंड माय आई ऑफ लुकिंग एट इट शुड बी सेम. सबकी अपनी अपनी नजर हो सकती है. तेरा अपना एक्सपीरियंस है किसी के साथ तो तू उस हिसाब से रीड कर रहा है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है मैं उस हिसाब से रीड कर रहा हूँ, परफेक्टली फाइन. अच्छा, मुझे दूसरा बेस्ट पार्ट क्या, एज एन एनालिस्ट मुझे कोई रेगुलेटरी रिपोर्टिंग के लिए कैश फ्लोज, तो मेरे को तो लॉ की भी जरूरत नहीं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कंपनी ने ऑपरेटिंग माना, मेरे को इन्वेस्टिंग लग रहा है, मैं रिक्लासिफाई कर दूंगा. मेरे को मेरे एनालिसिस के हिसाब से वो चीज ऑपरेटिंग इनफ्लो नहीं लिख रही, भाई इंटरेस्ट रिसीव्ड है, मैं तो इन्वेस्टिंग ही मानूंगा. ताकि मेरे को इन्फोसिस को अगर पाटनी कंप्यूटर से या एचसीएल से कंपेयर करना, तो एचसीएल ने थोड़ी इतने 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं. हम ये देखना चाह रहे हैं कोर ऑपरेशन से, आईटी के धंधे से कितना कैश जनरेट हो रहा है, तो फिर चीजें बहुत अलग हो जाएगी. तो मैं उसको रिक्लासिफाई करूंगा, क्योंकि जितना हम जो बुक में एक बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं उससे रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है ना. अभी आपने इनकम स्टेटमेंट तो 11 12 ग्रेजुएशन सब में पढ़ा, अभी जब अपन कर रहे हैं तो अपने को समझ में आ रहा है कि भाई कैसे कैसे लाइन आइटम, ये वो एक सिंप्लीफाइड, अभी सीएफए करिकुलम की भी जो बैलेंस शीट देख रहे हो और जो कंपनी के उठा रहे हो उसमें जमीन आसमान का फर्क है. यहाँ लाइन आइटम्स बहुत अलग है, यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है. कंपनी केवल ऑपरेटिंग धंधा ही नहीं कर रही है, इन्वेस्टमेंट्स भी कर रही है. बिल्डिंग बना के भी रेंट पे दे दी तो वो भी तो है, उसका क्या करूंगा. सो वैरायटी है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, तो उसके हिसाब से असेसमेंट में जजमेंट मुझे देना है. भले कंपनी के मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग लिया, मेरे को इन्वेस्टिंग करना, मैं इन्वेस्टिंग, मैं मेरे एनालिसिस के हिसाब से भी रिक्लासिफाई कर ले. हाँ, बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, मैं एज एन एनालिस्ट, सी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं, बट उससे एक नॉच ऊपर एक किस चीज की वेट देते हैं, दैट इज कंसिस्टेंसी ऑफ ट्रीटमेंट. पिछले साल ऑपरेटिंग तो इस साल भी ऑपरेटिंग। कॉम्पिटिटर में भी ऑपरेटिंग, क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं हुआ तो डेटा क्या होगा, कंपेरेबल नहीं होगा.
मेरे लिए कंपेरेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनालिसिस के लिए। कंपेयर कर पाऊंगा तभी तो बोल पाऊंगा पिछले साल से इस साल ऑपरेटिंग कैश फ्लो बढ़ा नहीं बढ़ा, एसेट यूटिलाइजेशन बढ़ा या नहीं बढ़ा, और सर उसके लिए कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट की जरूरत ज्यादा है। हाँ, सर ऐसा होता है कभी कि कंपनी इसमें भी मैनिपुलेट कर लेती है। करते होंगे ना, तो मैं तो एज एन एनालिस्ट यही मेरा काम है ना। उसने करा होगा ऑपरेटिंग कैश फ्लो ज्यादा दिखाना था तो कुछ ऑपरेटिंग खर्चों को इन्वेस्टिंग कर दिया, मैं वापस से रिक्लासिफाई करके क्या करूंगा, ऑपरेटिंग, है ना। अभी हम जब कैश फ्लो बनाने जाएंगे तो हम शायद कंपनी का कैश फ्लो देखे भी नहीं, हम तो हमारी बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट लेके खुद से बनाना शुरू करेंगे अपने हिसाब से। क्या जरूरत है कंपनी का कैश फ्लो, मैं तो मेरे हिसाब से ही बना रहा हूँ ना। जब क्लासीफाई मेरे हिसाब से करना तो कंपनी का देखने की भी जरूरत, आई मेक इट एज पर मी। इज दैट थॉट क्लियर? बाकी आपने अगर इनडायरेक्ट मेथड से बनाया, दो तरीके हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मेथड एनआई से सीएफओ पे आ रहे हैं, है ना। ना ये दोनों फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी कंपनी फाइनेंशियल्स रिपोर्ट कर रही है वो इनडायरेक्ट मेथड पे कैश फ्लो देती है। अपनी कंपनी का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठा के देखोगे तो कैश फ्लो इनडायरेक्ट मेथड पे मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि कोई भी इक्विटी इन्वेस्टर है उसके लिए दो चीजें बहुत मायने रखती है। हाँ, 2 से 5 मिनट। हाँ, कि प्रॉफिट कितना कमाया कंपनी ने साल भर के ऑपरेशंस के बाद, दैट इज नेट इनकम। और साल भर के ऑपरेशन के बाद कैश कितना जनरेट किया, दैट इज सीएफओ। अगर ये दोनों फिगर्स अलग है, सपोज करो 50 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन इज 35 करोड़, तो इन्वेस्टर ये पूछेगा ना, भाई 50 के प्रॉफिट में 35 का ही कैश क्यों मिला, 15 करोड़ किधर गए? उसकी डिटेल क्या मिल रही है, इनडायरेक्ट मेथड में, क्योंकि मैं एनआई से शुरू करके किस पे आ रहा हूँ, सीएफओ। तो एक रिकंसिलिएशन मिल रहा है, भाई प्रॉफिट इसलिए ज्यादा था, उसमें से ये यहाँ अटक गया, ये यहाँ अटक गया, इतना कैश, तो मुझे एक रिकंसिलिएशन मिल रहा है नेट इनकम से सीएफओ का, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। हाँ, बट ये मुझे नहीं पता चल पाता इनडायरेक्ट मेथड से कि ऑपरेटिंग किस एक्टिविटी में कितना कैश आया और कितना कैश गया, तो वो डायरेक्ट मेथड बताएगा कि भाई कस्टमर से कितना कैश मिला, सप्लायर को कितना कैश का पेमेंट किया। बट फ्रॉम इन्वेस्टिंग डिसीजन, चलो किसी सप्लायर को कस्टमर को कितना कैश लिया है दिया उससे क्या मतलब है, नेट खर्चे वर्चे काट के कितना कैश मिल रहा है, सीएफओ वो बता दे, और प्रॉफिट कितना है इतना, ये दोनों क्यों अलग है। सो इनडायरेक्ट मेथड की वेटेज उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा आ जाती है, क्योंकि आप डे टू डे, आज वीरेन आया तो इसको कितना कैश दिया, कितना कैश दिया, क्या करना, मेरे को साल भर की पिक्चर दे दो भैया, साल भर में इतनी सेल्स हुई, इतना मुनाफा हुआ, कितना कैश आया नहीं गया, वो तुमने कंपोजिट दे दिया ना, उससे मेरे को मिल जाता है। तो एज एन इन्वेस्टर मुझे भाई एकदम डिटेल नहीं चाहिए, मुझे तो इतना बता दो। इसलिए मेजरली कंपनीज किस पे रिपोर्ट कर रही है, इनडायरेक्ट मेथड, एंड जस्ट लुक अपॉन टू दैट इनडायरेक्ट मेथड कैश फ्लो है सीएफओ डिटरमाइन करने के लिए, इट्स अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। नेट इनकम से सीएफओ पे आ रहे हो, जैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना ना, बैलेंसेस पर बैंक बुक कितना है, पासबुक कितना है, क्यों अलग है, वो आइडेंटिफाई हो जाता है ना बीआरएस से। ये वैसी ही चीज है, नेट प्रॉफिट कैश फ्लो से क्यों डिफरेंट है, वो पता चल जाएगा इनडायरेक्ट मेथड के अंदर। बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो दोनों अप्रोचेस में सेम ही बनता है ना। आज जो एग्जांपल आपने सॉल्व किया, किसी का नहीं भी हुआ तो पहले कंप्लीट करना एक्सेल पे। वी आर शेयरिंग 2 सेट ऑफ वीडियोस, इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड दोनों। इनडायरेक्ट मेथड का वीडियो कब देखेंगे, जब इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो बना लिया। डायरेक्ट मेथड वीडियो भी कब देखेंगे, जब डायरेक्ट मेथड से एग्जांपल सॉल्व किया, तभी रिलेट कर पाओगे। उसी एग्जांपल को लेंथ में डिस्कस किया है हमने उन वीडियोस में, राइट। तो आप पहले क्या देख रहे हो, पहले कैश फ्लो कंप्लीट कर रहे हो, उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड, फिर डायरेक्ट मेथड वाला। उसके बाद आई फील 90-95% अगर कोई डाउट्स आ भी रहे कैश फ्लो से रिलेटेड कैलकुलेशन के परस्पेक्टिव से, तो वो क्लियर हो जाएंगे। 2-5% कुछ बचे तो फिर कल वापस से एक डिस्कशन सेशन रखते हैं, राइट। जिनका ये पोर्शन हो गया, क्लियरिटी हो गई, कुछ मत करना, कैश फ्लो के चैप्टर के क्वेश्चंस लगा के भी आ जाना। तो वहां से भी अगर कोई डाउट्स होंगे तो विल सिट ऑन दैट, मतलब वो पोस्ट वॉचिंग द वीडियोस आधा घंटा लगेगा, हार्डली 15-20 क्वेश्चन है, नहीं सॉल्व कर लो, एक असेसमेंट मिल जाएगा कि मेरे को अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है या नहीं, राइट। यहाँ थोड़ा सा चीज हो सकता है कि भाई वो क्वेश्चन स्पेसिफिक टू यूएस गैप और आईएफआरएस है, तो की हाइलाइट्स हमने ऐसे भी डिस्कस कर लिए, ठीक है, कूल। विल कनेक्ट टुमारो बैक अगेन ऑन दिस। पहले एक्सेल पे सॉल्व करना, उसके बाद ही वीडियोस देखना, है ना, वीडियोस अभी आ ही रहे हैं आपके पास, ओके।
अच्छा, डायरेक्ट मेथड वाले वीडियो में 2 ट्रैक है। पहली ट्रैक में इकोनॉमिक्स है, गो टू द सेकंड ट्रैक में कैश फ्लो चलेगा। ठीक है, ओके। थैंक यू सर।